नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन शेड चैनल पर, जहां हम प्रकृति से जुड़ी अद्भुत बातों और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ी खास मुद्दे पर बात करते हैं। आज 23 मई, आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे ये शांत और अद्भुत जीव हमारे समुद्री जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और अब इन्हें बचाने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कुछ सी टर्टल से जुड़ी मन को मोह लेने वाले तत्व। दोस्तों, ये जो आप स्कूबा डाइविंग करते हुए जो दृश्य देख रहे हैं, ये शहीद द्वीप, और पूरे जो वीडियो स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं ये शहीद द्वीप का स्थित है। हम आपको शहीद द्वीप के चारों ओर स्थित रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी को दिखाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं मैरीन बायोडाइवर्सिटी कितने इम्पोर्टेंट है, तो चलिए आज के विशेष दिन पर मिलते हैं विशेष अतिथि डॉक्टर भगीरथ जी से। नमस्कार सर। आज 23 मई 2025 है। आज के दिन पूरे विश्व भर के साथ साथ हमारा भारतवर्ष तथा हमारा इस अंडमान निकोबार आइलैंड में भी आज के दिन को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में माना जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ में करीबन 572 आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार आइलैंड का कुल क्षेत्रफल 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है। उनमें से 7171 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि करीबन 86% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर है। और यहाँ का और अंडमान का जो कोस्टल एरिया है वो 1962 किलोमीटर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ में बहुत सारा बीचेस है जो अभी भी वर्जिन कंडीशन में है, और यहाँ में ओनली 572 आइलैंड में से सिर्फ 37 आइलैंड में ही इनहेबिटेड है। तो बहुत सारा आइलैंड में ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ में नहीं है। यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है, तो टोटल नेस्टिंग के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बहुत एक आइडियल प्लेस है। इसीलिए बहुत दूर दराज से, बहुत सारा दूर का देशों से जो टोटल जो यहाँ में नेस्टिंग के लिए आते हैं। हमारा विश्व में जो बहुत सारा जगह में जो टोटल नेस्टिंग का जो ग्राउंड्स है, उसमें से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नेस्टिंग के लिए आइडियल कंडीशन यहाँ में है। इसीलिए टोटल जो है बहुत संख्या में मास नेस्टिंग यहाँ में होता है। इसीलिए इसको टोटल नेस्टिंग का एक हॉट स्पॉट माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आप जो सी टर्टल को देख रहे हैं ये हॉक्सबिल है। दोस्तों, ये शहीद द्वीप में जो भरतपुर बीच से आगे ही जहाँ पर जेटी एरिया है वहीं पर ये हमेशा दिखाई देते हैं। काफ़ी शांत है, बहुत ब्यूटीफुल है। दोस्तों, ये हॉक्सबिल का कुछ रोचक तत्व ये है कि ये कार्निवोरस है, यानी ये मांसाहारी है, यानी ये मछली खाते हैं, समुद्री स्पॉन्ज खाते हैं, कोरल खाते हैं, छोटे केकड़े खाते हैं, मोल्स खाते हैं, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचते। साथ ही साथ ये दूसरे छोटे छोटे मछली को भी खिलाते हैं। जब ये देखिए किस तरह कोरल के ऊपर से ये वो निकाल के वो अपना भोजन कर रहे हैं, साथ ही साथ छोटा मछली चारों ओर घूम रहे हैं। जिस तरह स्टेट एनिमल अंडमान का जो डुगोंग है खुद भी खाते हैं और दूसरे मछली को भी फीडिंग कराते हैं। दैट्स ग्रेट कि ये एक मैरीन बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए और भी रोचक तत्व जानेंगे सी टर्टल के बारे में डॉक्टर भगीरथ जी से। जैसे कि उड़ीसा का तट में टोटल नेस्टिंग होता है, और टोटल नेस्टिंग के लिए जो ऑलिवडेडली जो टोटल है वो बहुत ही संख्या में मास नेस्टिंग के लिए वहाँ में आते हैं। और तो जो ये जो मास नेस्टिंग है, मास नेस्टिंग को साइंटिफिकली जो है साइंटिफिक वर्ड में एरिवेडस कहा जाता है। मेरे पास एक बुकलेट है, देखिए ये उड़ीसा का तट में जो मास नेस्टिंग होता है उसका ऊपर में लिखा गया है, ये एरिवेडस लिखा हुआ है मास नेस्टिंग को। दोस्तों, ये छोटे जो बेबी टर्टल होता है इसे हैचलिंग्स कहा जाता है।
और भी रोचक तत्व हम चारों वैरायटीज़ के टर्टल के बारे में जानेंगे डॉक्टर भगीरथ जी से। बने रहे वीडियो में। और सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 7 वैरायटीज़ ऑफ सी टर्टल मिलते हैं। उनमें से 4 प्रकार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखाए जाते हैं। क्या आप इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप हमें दर्शकों को बता सकते हैं कि अंडमान निकोबार में जो 4 प्रकार के जो सी टर्टल दिखाई देते हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन सी, हॉक्सबिल, लीदरबैक एंड ऑलिव रिडली। तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जी हाँ, अगर हम लोग जैसा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो हम अगर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को लेते हैं तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का साउथ में साउदर्न मोस्ट जो आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार, जहाँ में इंदिरा पॉइंट स्थित है। आप लोगों को मालूम होगा इंदिरा पॉइंट जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा देश का। तो ग्रेट निकोबार में गलाथिया बे है, और गलाथिया बे में जो है लेदरबैक जो टोटल है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। हमारा इंडियन ओशन रीजन में ये गलाथिया बे ऐसे एक जगह है जहाँ में सबसे ज़्यादा लेदरबैक टोटल मास्क नेस्टिंग के लिए आते हैं। जैसे कि डॉक्टर भगीरथ जी ने कहा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है गलाथिया बे, ये वहीं का दृश्य है दोस्तों, एकदम लाइव रिकॉर्डिंग्स है। ये वहाँ से आपको कवरेज दिया जा रहा है। देखिए, ये जो हैचलिंग के लिए जो स्थान बनाया जाता है फॉरेस्ट विभाग द्वारा, ताकि जो भी प्रेडेटर है, जो भी थ्रेट्स है, उससे ये बच रहे और सही सुरक्षित समय पर उसे छोड़ दिया जाए अपने नेचुरल हैबिटेट्स में, यानी समुद्र में। यहाँ पर देखिए कुछ काम चल रहा है जो प्रोग्रेस पे है। ये गलाथिया बे है, जहाँ पर गलाथिया रिवर जो कैम्बल बे है वहाँ का ये जो इट कम्स अंडर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। आपको मालूम होगा दोस्तों, ये साउदर्न मोस्ट का सबसे बड़ा आइलैंड्स है और ये बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का भी संरक्षण किया जाता है। इट कम्स अंडर 885 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये गलाथिया बे जो है मैरीन बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली लीदरबैक के लिए। और मैंने बताया कि इंदिरा पॉइंट इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और ये कंट्रोल करते हैं कश्मीर टू इंदिरा पॉइंट। ये जो BRO है वो रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ये जो एरिया है आपका लाइट हाउस जो दिखाएंगे, जो इंदिरा पॉइंट जो सुनामी का बाद ये पानी का अंदर सतह पर आ गए, इसका पहले ही ऊपर स्थित। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। हाँ जी, अगर हम अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में देखेंगे तो मेन जो है नेस्टिंग ग्राउंड जो है, अगर हम साउथ से शुरू करेंगे, जैसा लिटिल अंडमान में साउथ बे में है। साउथ बे का जो बीचेज है वहाँ में आते हैं हॉक्सबिल और लेदरबैक टोटल आते हैं नेस्टिंग के लिए। फिर अगर हम साउथ अंडमान में आ जाएंगे, साउथ अंडमान में जैसा वांडोर है, वांडोर बीच में आते हैं। फिर हम आ गया मिडिल अंडमान में खटबट बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो बहुत ही वहाँ में बहुत संख्या में जो है टोटल ऑलिव रिडली टोटल जो है नेस्टिंग के लिए आते हैं। फिर अगर हम नॉर्थ अंडमान की तरफ जाएंगे, मायाबंदर में कानमाटंग है, कानमाटंग बीच में आते हैं। फिर डिगलीपुर में रामनगर और कालीपुर बीच है। फिर रॉस आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब जगह में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा आइलैंड जो आइलैंड में जो बीचेस है वहाँ में भी ये जो है टर्टल नेस्टिंग के लिए आते हैं। जैसे कि सर हम जानते हैं कि लेदरबैक एक ऐसा स्पीसीज है सी टर्टल में, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। साथ ही साथ इसका जो नेस्टिंग का जो प्रोसेस है या ये बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा खुलासा कर सकते हैं? जी हाँ, लेदरबैक सबसे बड़े जो है मैरीन टर्टाइल है और इसका वेट जो है 700 किलो तक होता है। वो जो नेस्टिंग के लिए आते हैं एक बार में 100 से 140 अंडा तक देते हैं, लेकिन कुछ दिन का इंटरवल में ये जो है नेस्टिंग के लिए दोबारा रिपीटेड नेस्टिंग के लिए आते हैं। ये करीबन 4 से 7 बार एक सीजन में नेस्टिंग करते हैं और करीबन 700 एक जो है एक नेस्टिंग पीरियड में एक सीजन में वो देते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है लगभग 60 से 70 दिन है, यानी कि आफ्टर 70 डेज जो है हैचलिंग जो है इसको निकालता है,
बच्चे। सर जैसे कि हमने सुना है कि ये मरीन जो सी टर्टल होता है इसका फूड हैबिट भी डिफरेंट है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रजाति के जो सी टर्टल है उसका फूड हैबिट किस प्रकार है? जी हाँ, जैसा कि लेदर बैक एंड हॉक्सबिल जो टर्टल है वो कार्निवोरस है, और बाकी जो ग्रीन सी टर्टल है वो हार्बीवोरस है, और ऑलिव रिडली जो है ओमनीवोरस बोलने से दोनों खाते हैं। अच्छा, तो इसमें भी देखिए हम लोग जैसे टेरिस्टरियल एनिमल है, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं वेज नॉन वेज, तो ये मज़ेदार चीज़ आपसे हमको सुनने को मिला है कि अंडर वाटर में भी उसमें भी ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस। दैट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब हम सर अंडमान निकोबार में जहाँ पर भी ये जो माछ हैचिंग होता है या उसका जो नेस्टिंग वगैरह होता है वहाँ पर अगर हम देखा जाए तो क्या क्या थ्रेट्स आपका दृष्टिकोण से? जी हाँ, थ्रेड्स में जो है जैसे कि प्रेडिटर है, जो टर्टल नेस्टिंग का बाद में बहुत सारा प्रेडिटर घूमते रहते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, ये लोग जो है वो अंडा को खा जाते हैं। इसलिए हमारा डिपार्टमेंट वेल अवेयर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वेल अवेयर है। स्पेशली अंडमान निकोबार आइलैंड में जो ब्रीडिंग सीजन है नवंबर टू मार्च, इस समय में जो आइडेंटिफाइड बीचेस है उस बीचेस में जो है वॉच एंड वाच ड्यूटी लगाया जाता है, नाइट में भी लगाया जाता है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वो लोग पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जैसा टर्टल अंडा देने के लिए आते हैं और अंडा देने के बाद जो है उस अंडा को कलेक्ट करके रीलोकेट करते हैं। जो हैचरी बना हुआ है, हर बीच में हैचरी बना हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से, उस हैचरी को लेके जाके रखते हैं और उसमें टैगिंग करते हैं कौन सा स्पाइसिस का अंडा है, कितना अंडा है, कौन सा डेट में दिया है, ताकि वो जो है हैचिंग, उनको स्टाफ को पता है कितना दिन बाद जो है हैचलिंग निकलेगा, और हैचलिंग निकालने के बाद फिर उसको कलेक्ट करके सी में जो है रिलीज करना। तो इस चीज़ को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से मैनेज करता है हर जगह में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है इस विषय में वेल ट्रेंड है, तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं हर जगह में। हर जगह में जो आप जो भी बीच में जाएंगे आप देखेंगे, जैसे कालीपुर बीच चले जाइए, रामनगर में चले जाइए, करमाटक में चले जाइए, वहाँ में एक हैचरी बना हुआ है, और वो हैचरी जो है हमारा जो समय समय में स्कूल कॉलेजेस के बच्चे को वहाँ में लेके जाते हैं, हैचरी को दिखाते हैं किस प्रकार से जो है वो टर्टल का नेस्टिंग के बाद एक को कलेक्ट करके हैचिंग के लिए वहाँ में रखते हैं, क्या क्या करते हैं, ताकि लोगों के अंदर में एक जागरूकता पैदा हो, समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट हो। ये सब काम समय समय में चलते रहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से करते हैं। जैसे कि बताए हैचरी बनाया जाता है फॉरेस्ट विभाग की ओर से, बना हुआ है, ये कैम्बल में स्थित है। साथ ही साथ फॉरेस्ट विभाग की ओर से बहुत सारे अवेयरनेस एक्टिविटी थ्रू स्टूडेंट्स किया जाता है, जहां फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी बच्चों को लेके जाते हैं, दिखाते हैं नॉट ओनली मैरिन लाइफ बट ऑल्सो जो भी कोस्टल प्लांट्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे मैंग्रोव्स हो, बीच क्लीनिंग हो, नेचर वॉक हो, दैट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल टू नो फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द अपकमिंग जनरेशन। हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है, और छोटे बच्चे जो है बहुत इंटरेस्टली देखते हैं, इसका मज़ा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं भगीरथ जी से। जी हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से समय समय में बहुत सारा एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये टर्टल का कंजर्वेशन के लिए समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारा इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड लगाते हैं, बहुत सारा बीचेस में, बहुत सारा मेन जगह में होर्डिंग लगाते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी का लोगों को लेके बहुत सारा प्रोग्राम्स को आयोजन करते हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, बहुत सारा अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। तो और उस समय में जैसे मैंने आपको बताया कि नवंबर से मार्च जो है यहाँ में टर्टल नेस्टिंग का सीजन है, और उस समय में हमारा आइलैंड में
बहुत सारा मेला का आयोजन किया जाता है। जैसे टिकलीपुर में ब्लॉक मेला, माया मंदिर में सुभाष मेला और स्वराज द्वीप में सुभाष मेला, ITF ग्राउंड में मेला होता है, हमारा शहीद द्वीप में भी विवेकानंद मेला आता है। और ये सब मेला जो है 7-8 दिन के लिए होता है। और इस मेला में हर जगह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से एग्जीबिशन लगाया जाता है। उसमें बहुत सारा प्रिंट मटेरियल को डिस्प्ले किया जाता है, बहुत सारा मॉडल बनाया जाता है और लाइव स्क्रीनिंग भी वहाँ में दिखाया जाता है। ये सब के लिए, ये सब इसीलिए दिखाया जाता है कि हमारा जो टॉर्टोइल्स है इसको रक्षा करने के लिए, हमारा जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, मैरीन इकोलॉजी है, उसको रक्षा करने के लिए समय में ये सब किया जाता है, ताकि समाज में व्यापक स्तर पर जो है जागरूकता फैलाया जा सके। कि डॉक्टर भगीरथ जी ने कहा है कि समय समय पर यहाँ पर एक मास अवेयरनेस के लिए कम्युनिटी में, सोसाइटी में तो इस प्रकार के मेला आयोजित होता है। जैसे कि आपको दोस्तों ये दृश्य दिखा रहा है, ये हाल ही में 12 से 18 जनवरी तक शहीद द्वीप में सिंस 1993 से चले आ रहे विवेकानंद मेला यानी नेशनल यूथ वीक। ये जो आप देख रहे हैं, स्वामी जी आए थे और ये हमारे यहाँ का जो एजुकेशन का स्टॉल विजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम दिखाएंगे बच्चों का क्रिएटिविटी और जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग मैरीन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ये सब हम आपको जुड़े रहे वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्रिएटिविटी है वो दर्शा रहे हैं। यहाँ जी हाँ दोस्तों, हम चले एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये एंट्रेंस था हाल ही में जो स्वराज द्वीप के DFO मैडम की तरफ से कोलैबोरेशन विद शहीद द्वीप, ये डिस्प्ले, ये जो एक हफ्ता चलने वाला मेला में लगाया गया, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रहे हैं। साथ ही साथ एक कंप्लीट मैसेज जो है अवेयरनेस के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर विवेकानंद मेला में रामकृष्ण मिशन से स्वामी जी आए हैं, जिन्हें यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर पूरे जिस स्टॉल के चारों ओर जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया गया वो बता रहे हैं, ताकि एक मास अवेयरनेस क्रिएट हो। दोस्तों, ये बहुत ही गर्व के साथ हम कह सकते हैं, यहाँ पर प्रधान मैडम हैं, कि इस प्रकार के मेले में यहाँ का जितना भी गवर्नमेंट का स्टॉल है, डिपार्टमेंटल स्टॉल, यहाँ साथ ही साथ बहुत सारे NGOs भी, बहुत सारे प्राइवेट संस्था भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं स्टॉल डालने में। तो एक हफ्ता व्यापी मेला में बहुत सारे टूरिस्ट, इंडियन फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आते हैं और इस मेला का आनंद लेते हैं। साथ ही साथ मैंने जिक्र किया था NGO भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये कचरे वाले फाउंडेशन एंड NGO, ये भी इन्वायरमेंट के अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, ये गरिमा मैम है, इस NGO को इस आइलैंड पे देख रहे हैं। चलिए आगे भी देखते हैं और जानते हैं डॉक्टर भगीरथ जी से इस विशेष दिन के बारे में। हम उनसे वार्तालाप करेंगे। मैं अंत में यही संदेश देना चाहूँगा, हम सबको मिलके कलेक्टिवली जो है इसके विषय में काम करना चाहिए। समाज में व्यापक जागरूकता फैलाना चाहिए। हमारा जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाना चाहिए। और हम जो है खास करके जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं उसका बीच में जागरूकता का जो अवेयरनेस जो एक्टिविटीज़ है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बच्चों का अंदर में अगर अवेयरनेस क्रिएट होगा तो वो आने वाला पीढ़ी का जो भविष्य का वो नागरिक है वो इस चीज़ को बड़े पैमाने में कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आज का सोशल मीडिया जो है समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक एक्टिव रोल निभा सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया का थ्रू में भी जागरूकता फैला सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर भगीरथ जी। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे थ्रेट्स हैं मैरीन लाइफ के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थ्रेट्स है वो है प्लास्टिक। अब हम आपको एक चित्र दिखाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर हॉक्सबिल दिखाई दे रहे हैं। ये एक मैरीन बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। इस चित्र में हम स्टेट एनिमल डुगोंग को भी दिखाएंगे। जी हाँ, ये डुगोंग है। साथ ही साथ हम दिखाएंगे किस प्रकार जो फूड चेन होता है मैरीन लाइफ में, ये प्लास्टिक डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा मैरीन लाइफ है। अब देखिए मैरीन बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये जो है दर्शाता है प्लास्टिक पोल्यूशन इन द सी। तो चलिए दोस्तों, प्लास्टिक के बारे में काफ़ी सारे जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में, बना रहिए।
हमारे गरिमा मैम जो कचरे वाली फाउंडेशन से, हम उन्हीं के ज़ुबानी सुनेंगे आगे की कहानी। और इसके लिए सबसे अहम है बीच क्लीनिंग, जो हम समय समय पर करते आए हैं। तो चलिए मिलते हैं गरिमा मैम से और जानते हैं आगे की कहानी। मेरा नाम गरिमा पूनिया है। मैं अंडमान में एक एनजीओ, एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम कचरे वाले फाउंडेशन है। हम लोग अंदाज़न 7 साल से अंडमान निकोबार में काम कर रहे हैं ताकि कचरे के प्रबंधन के लिए कुछ अच्छे तरीके बनाए जा सके, डिज़ाइन करे जा सके। अंडमान में कचरे की काफ़ी समस्या है। ये बहुत सुंदर टापू हैं और इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। आज अंडमान का जो मेन लाइवलीहुड का सोर्स है, लोगों की आमदनी जिससे आती है, वो टूरिज़्म है। और टूरिज़्म के सेक्टर में लोग कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ देखने को आती हैं जिसके लिए अंडमान पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। जैसे यहाँ की जो कोरल लाइफ है बहुत ही सुंदर है। चाहे शैलो वाटर है, डीप वाटर है, ऐसी साइट्स हैं। बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आके बोलते हैं कि ऐसी जगह बाकी जगह मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ की जो फ़िश लाइफ है, जो तादाद में, जो वैरायटी में दिखती है, वो काफ़ी दूसरी जगहों पे ऐसा देखने को मिलता नहीं है। यहाँ के जंगल भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत पुराने हैं। बीच पे जाते हैं तो बहुत सुंदर दृश्य होता है। एक तरफ पूरा नीला हरा पानी, दूसरी तरफ इतने लंबे लंबे पेड़ हैं, जैसे कि सी महुआ का पेड़ जिस पे वाइट बेलीड सीगल आती है। तो अंडमान एक बहुत ही सुंदर जगह है। इंडिया में एक बहुत यूनिक जगह है, ऐसी कोई जगह है नहीं। आज मैं टर्टल्स और ड्यूगोंग्स के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। और इसके बारे में शुरुआत मैं करूँगी मैंने जब ज़िंदगी में पहली बार इन दोनों को पानी में नज़दीकी से देखा, तो मुझे आज भी याद है कि जब टर्टल मैंने देखा था पहली बार हैवलॉक में, कुछ 7-8 टर्टल हमारे साथ तैर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, थोड़ा दूर से थे। और ड्यूगोंग को भी जब मैंने पहली बार देखा था, वो करीबन 15-20 मिनट हम लोग 2-3 लोग डाइविंग कर रहे थे, हमारे आसपास तैर रहा था, पानी में नीचे जा रहा था, थोड़ा घास खाने के लिए, थोड़ा उसको खुजली हो रही थी तो अपने आप को ट्विस्ट करके वो कोरल के ऊपर रगड़ रहा था, ऊपर आ रहा था। तो ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत सारे टूरिस्ट्स अंडमान में आते हैं। यहाँ की डाइविंग साइट्स पे, नील पे टर्टल्स इतना सेफ फील करते हैं। जैसे एक बार ऐसा था, हम 4 डाइवर एक टर्टल को 10 मिनट तक देख रहे थे और हम थोड़ा उससे ज़्यादा दूर भी नहीं थे, सिर्फ 5-7 मीटर दूर थे, और उसने एक बार भी मुड़ के हमें नहीं देखा। तो मतलब वो वहाँ पे सेफ फील कर रहा है, उसको पता है कि यहाँ उसको कुछ होगा नहीं। अंडमान आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ ड्यूगोंग्स, टर्टल्स, इस तरीके की वाइल्ड लाइफ को सेफ फील होता है। और आज जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ 40-50 सालों में प्लास्टिक एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जिसका कोई पिछले 40-50 सालों में स्पेशली प्लास्टिक एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जिसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। हम लोग इन जनरल जब कचरे की बात करते हैं तो काफ़ी बात होती है कि कचरे के प्रबंधन के लिए कैसा सिस्टम बनाया जाए, किसी होटल से किस तरीके से कचरा लें, सेग्रीगेशन कैसा होना चाहिए, रिसाइकलिंग कैसी होनी चाहिए। लेकिन समुंदर में जा रहे प्लास्टिक के बारे में क्या करना चाहिए, इसके लिए आज भी हमारे पास बहुत कम सोल्यूशन है। ज़मीन पे उसका क्या करें, फिर भी उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ हम कोशिश कर पा रहे हैं। ये शायद एक फैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता कि दुनिया में आज तक जितना भी प्लास्टिक बना है उसमें से सिर्फ 9% रिसाइकिल हुआ है। तो इस फिगर से हमें पता चलता है कि प्लास्टिक के लिए जितने भी हमने सिस्टम भले ही सेट करे हैं, जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली बहुत बड़ी है। अब ये जो बाकी 90%, 91% प्लास्टिक है जो एक्चुअली रिसाइकिल नहीं हुआ, इसका क्या हुआ? इसमें से बहुत कुछ समुंदर में गया है और बहुत कुछ जला दिया गया है। तो जब प्लास्टिक समुंदर में जाता है, वो ऐसा नहीं है कि हमने उसको बस कहीं फेंक दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। घूम फिर के वही प्लास्टिक वापस हमारी बीचेस पे भी आता है। आज अगर मैं नील आइलैंड की बात करूं, हैवलॉक की, इन जैसी जगहों पे हर रोज़ 100, 200, 300, 400 किलो कचरा आता है कम से कम। तो आप सोचिए, एंड इसका कोई किसी ने आज तक स्टडी नहीं करी है समझने के लिए कि एक्चुअली कितना प्लास्टिक आ रहा है। अंडमान में करीबन 800 आइलैंड हैं। आप सोचिए हर दिन उनमें कितना कचरा हर जगह से आता है। एक और चीज़ जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि अंडमान में जो कचरा आ रहा है वो सारा एक्चुअली इंडिया का या अंडमान का नहीं है।
हमने 2 साल पहले एक स्टडी करी थी 1600 किलो प्लास्टिक की, जिसमें हर प्लास्टिक आइटम जो हमें मिला, जिसमें करीबन 70,000 प्लास्टिक आइटम थे, उसको हमने स्टडी किया और उससे हमें पता चला कि 20 देशों से अंडमान निकोबार में कचरा आता है। अंडमान का जो पूरा कोस्ट लाइन है वो इंडिया का 25% कोस्ट लाइन है। तो अंडमान एक बहुत ज़रूरी जगह है जहाँ पे प्लास्टिक के बारे में काम होना ज़रूरी है। टर्टल्स और ड्यूगोंग्स की हमने बात करी, ये दोनों ऐसे प्राणी हैं जो समुंदर में, जैसे टर्टल्स और ड्यूगोंग्स दोनों घास खाते हैं। आप सोचिए अगर प्लास्टिक समुंदर में जाता है, वो नीचे जाके माइक्रोप्लास्टिक में भी कन्वर्ट होता है और जहाँ इनकी घास है वहाँ जाता है। जब ये टर्टल्स और ड्यूगोंग्स उस घास को खाते हैं तो ये प्लास्टिक उनके पेट में जा रहा है। आज तो हम ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक इतना छोटा है, लोगों के दिमाग में, दिल में, लंग्स में, बच्चा जो पैदा नहीं हुआ है उसके अंदर हर जगह पे प्लास्टिक पहुंच गया है। तो एक ये भी सवाल उठता है कि तो जब ये टर्टल और ड्यूगोंग्स उस प्लास्टिक को खा रहे हैं तो वो सिर्फ प्लास्टिक नहीं खा रहे, वो ये सारे के सारे केमिकल्स भी खा रहे हैं। प्लास्टिक की एक और प्रॉपर्टी होती है, समुंदर के अंदर जब वो है, आसपास में जितने भी उसके और केमिकल्स हैं, जहरीले पदार्थ हैं, वो उनको एक स्पॉन्ज की तरह सोक कर लेगा। तो सोचिए समुंदर में कहीं रेडियो एक्टिव चीज़ें भी गिरी हैं, बहुत जगह से पोल्यूशन जाता है, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक अपने अंदर सोक करता है और वो अपने आसपास के पानी से 10 लाख गुना ज़्यादा जहरीला हो सकता है। तो जब वो टर्टल और ड्यूगोंग उस प्लास्टिक को खा रहा है, वो सिर्फ प्लास्टिक नहीं खा रहा, वो ये सब चीज़ें खा रहा है। इससे उसकी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम होती है। बाकी स्पीशीज़ से हमें पता है कि इससे इंसानों को भी अगर इस तरीके के केमिकल्स जब हम खाते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स यानी बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम, आजकल तो प्लास्टिक को दिमागी प्रॉब्लम से भी लिंक करा जा रहा है, हार्ट प्रॉब्लम से लिंक करा जा रहा है। जो ये लिस्ट है प्रॉब्लम्स की वो लंबी ही होती जा रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन जीव जंतु जिनके साथ हम अपना इस धरती को शेयर करते हैं, जिनका जीवन उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा जीवन ज़रूरी है, तो हमें उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर टर्टल और ड्यूगोंग नहीं बचेंगे तो इंसानों का भी फ्यूचर बहुत लंबा बचा नहीं है। एक और चीज़ प्लास्टिक का प्रॉब्लम जो होता है कि तो कुछ ही दिनों पहले एक अंडर वाटर क्लीन अप हुआ था जो हमने टर्कोइज ड्रीम एक लोकल डाइव सेंटर है उनके साथ किया। तो उनके डाइवर्स गए थे और उन्हें इतना बड़ा जाल मिला, अंदाज़न 500 स्क्वायर मीटर्स। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा जाल है जो पानी में फंसा है। शायद कुछ लोग पूछेंगे जाल पानी में होने से टर्टल ड्यूगोंग को क्या नुकसान है। दोनों इसमें फंस सकते हैं और अगर ये इसमें फंसे तो ये खाना नहीं ढूंढ पाएंगे, सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आ पाएंगे और ये मर जाएंगे। उसी नेट में हमें बहुत छोटे छोटे हर्मिट क्रैब्स और कुछ बड़े बड़े हर्मिट क्रैब्स भी मिले। इसमें से कुछ ऐसे शेल्स होते हैं जो पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं, शायद वो आपने कभी देखे हो, जो शंख बजाया जाता है। और हमें 100 से भी ज़्यादा ऐसे शेल्स उसमें मिले जो उसमें अटक गए थे, खाने के लिए वो कहीं बाहर नहीं जा पाए तो वो मर गए। प्लास्टिक के जाल जब ऐसे पानी में फंसते हैं तो बहुत तरीके के मरीन एनिमल्स को नुकसान होता है जो फिजिकली उसमें अटक के मर सकते हैं। और जब वो प्लास्टिक पानी में रहता है, चाहे वो फिशिंग लाइन हो, चाहे वो नेट हो, तो वो कई बार अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया और एल्गी को अट्रैक्ट करता है जो उस इकोसिस्टम के लिए हेल्दी नहीं होते, जिससे और इन्फेक्शन पैदा होते हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च में ये भी पता चला कि कॉरल्स कई बार माइक्रो प्लास्टिक्स को खा लेते हैं और इसकी वजह से उनका पेट भर जाता है और वो और कुछ नहीं खा पाते, और इसकी वजह से उनके बीमार होने की जो पॉसिबिलिटी है वो करीबन 21 गुना बढ़ जाती है। तो पानी में प्लास्टिक होने से किसी को भी फ़ायदा नहीं है, इससे बहुत नुकसान है। हमारी इस जगह पे जहाँ टूरिज़्म इतना ज़रूरी है, अगर यहाँ टर्टल्स ड्यूगोंग्स नहीं रहेंगे, कॉरल्स नहीं रहेंगे, तो फिर अंडमान में क्या देखने लोग आएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ पे काम करते रहें और हम कोशिश करते रहें कि समुंदर में जितना कम प्लास्टिक जाए, कायदे से तो कुछ भी प्लास्टिक ना जाए, हम सबका निपटान कर सकें और हम कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, क्योंकि सारा प्लास्टिक रिसाइकिल अनगिनत बार नहीं हो सकता है। कुछ प्लास्टिक्स कभी रिसाइकिल नहीं हो सकते, कुछ ऐसे हैं जो धन्यवाद मैम, आपने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए हमारे साथ। और अंत में मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप आज के दिन के उपलक्ष्य पर सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं।
ये जानते हुए कि रिसाइकलिंग एक सल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्लास्टिक रिसाइकिल हो ही नहीं सकता है, और जो रिसाइकिल हो सकता है वो अनगिनत बार रिसाइकिल नहीं हो सकता है। और दूसरा ये भी जानते हुए कि प्लास्टिक की चीज़ों से खाना खाते हैं जब हम, या उसे हम अपने शरीर पे कोई क्रीम लगाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, हर इस चीज़ से प्लास्टिक के केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं। तो प्लास्टिक सिर्फ जब वो कचरा बनता है तभी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि हमें हमारी निजी ज़िंदगी में प्लास्टिक का उपयोग कम करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि कहीं कचरा कम हो, ये इसीलिए भी कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग दोनों स्वस्थ रहें। और